हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ एमसीक्यू सीरीज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज की इस सीरीज में हम अकाउंट्स के 23 एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, अ पार्टनर पे 2700 फॉर फर्म्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड। पार्टनर ने कंपनी के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं अपनी पॉकेट से, तो क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये जिम्मेदारी पे करने की कंपनी की थी, फर्म की थी, उसके बिहाफ पे पार्टनर ने पे किया है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है और जो भी हमने पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट करी है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करके उसको कंपनसेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू। बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है, ये तो सारे के सारे केसेस में, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है उनके पीएसआर रेशो में। अगला क्वेश्चन, स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है और आपको कुछ पेमेंट्स बता रखी हैं, हमें इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। सबसे पहले पेमेंट टू पार्टनर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड पार्टनर्स लोन। अगर आपने डिसोल्यूशन क्वेश्चन को ठीक से किया है तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले पेमेंट की जाती है क्रेडिटर्स को, उसके बाद जितने भी पार्टनर्स के लोन है, पार्टनर्स के लोन पे किए जाते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, और फाइनल जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं उससे हम पार्टनर्स की पेमेंट निकालते हैं कि पार्टनर्स को कितना पे करना है या पार्टनर से कितना रिसीव करना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? सेकंड सबसे पहले आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा और फर्स्ट सबसे एंड में आएगा। तो सेकंड, थ्री एंड फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, थ्री एंड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। एक फर्म डिसॉल्व हो रही है और हमें एक पार्टनर से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन बता है कि हमें ये बताना है कि उसका फाइनल अमाउंट कितना आएगा। उसको कैपिटल में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 50,000। जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फर्म ने पे करना है, तो 50,000 विल बी पेड टू द पार्टनर। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस ऑन रिलेशन अमाउंटेड टू रुपीज 10,000, तो शेयर उसका माइनस हो जाता है 10,000 का। एंड द लायबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम इज 8,000, वो 8,000 की लायबिलिटी फर्म के बिहाफ पे लेके जा रहा है, तो क्योंकि वो फर्म के लिए लायबिलिटी लेके जा रहा है तो फर्म उसको कंपनसेट करेगी उस लायबिलिटी के अमाउंट से। तो अल्टीमेटली 48,000 का अमाउंट जो है हमने पार्टनर को फाइनली पे करना है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस्ड बाय द फर्म टू द पार्टनर। डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है, द फर्म हैज गिवन अ लोन टू द पार्टनर, उसकी आपको जनरल एंट्री बतानी है। अगर आपने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अच्छी तरीके से किए हैं तो जो भी पार्टनर को लोन दे रखा होता है या ले रखा होता है वो हम बैंक के थ्रू रिकवर करते हैं। अब बिकॉज द लोन हैज बीन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो फर्म लोन वापस लेगी, दैट इज फर्म का बैंक अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर का लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। इस कौन सी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाती है? एडमिशन के केस में नहीं, एडमिशन के केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। ऑन टायर ऑफ पार्टनर सेम, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑन द लॉस इन पार्टनरशिप। अब लॉस इन पार्टनरशिप तो बिजनेस का एक रूल है कि बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा, तो ए, बी और डी दे आर नॉट द कंडीशन कि जब एक पार्टनरशिप फर्म एक्सपायर होती है। लेकिन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर हमारा 2 साल का पार्टनरशिप का पीरियड था या 3 साल का था या 4 साल का था, वो 4 साल, 3 साल, 2 साल एक्सपायर होने के बाद हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। दैट इज पार्टनरशिप फर्म विल डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन और रीजन आपको गिवन है, हमें क्या क्या बताना है? एक, क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, और जो रीजन है वो असर्शन का ही रीजन है या नहीं। असर्शन हमें क्या बता रखी है? रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ट्रू स्टेटमेंट है। रिलेशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होती है। उसका रीजन क्या क्या बना है? रीजन इज रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल्कुल गलत है। रीजन उन्होंने किसका बता रखा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस केस में हमारा ए तो करेक्ट है लेकिन आर इज इनकरेक्ट।
दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट assertion is correct but the reason is incorrect. Next question. At the time of dissolution of a firm, loan of partners, that is loan given by partners to the firm, is paid out of the amount realized on sale of asset. जब एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होता है तो उस केस में वो लोन कब पे किया जाता है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे पे किया जाता है, उन्होंने ये पूछा है कि कब पे किया जाता है। सबसे पहले आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी, दैट इज आप पहले बैंक वगैरह लोन चुका दोगे फिर आप पार्टनर्स का लोन दोगे। दूसरा ऑप्शन क्या दिखा है? आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स को पहले कैपिटल का पैसा दिया जाएगा और फिर उसको लोन का पैसा दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बता रखा है? आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अबव ए एंड बी, मतलब ए और बी के बाद पे किया जाएगा, या बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी। अब अगर आपको आपका क्वेश्चन नंबर 3 याद है, उसके अंदर हमने एक ऑर्डर पढ़ा था। ऑर्डर क्या था? सबसे पहले पेमेंट की जाएगी क्रेडिटर्स को, इसका मतलब थर्ड पार्टी का लोन पार्टनर के लोन से पहले दिया जाएगा। उसके बाद हमने किसका ऑर्डर लिखा था? पार्टनर के लोन का। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऑप्शन क्या होगा कि सबसे पहले थर्ड पार्टी को लोन दिया जाएगा, उसके बाद थर्ड पार्टी के लोन की रीपेमेंट के बाद ही पार्टनर के लोन को रीपे किया जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, on dissolution, if a partner undertakes to make payment of a liability of the firm, the account to be debited is, अगर डिसोल्यूशन के समय एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे एक फर्म की लाइबिलिटी है उसको पे करता है, तो उस केस में विच अकाउंट टू बी डेबिटेड? सिंपल है, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी थी तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, the amount of bills payable shown in the liability side of balance sheet is transferred to, bills payable की जो आपकी liability है, it's a proper outsiders की liability, और जितनी भी outsiders की liability है वो सारी की सारी कहां ट्रांसफर की जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख रुपीस वर नॉट शोन इन द बुक्स, वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट ऑफ 2,20,000, हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर्स? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर क्रेडिटर भी अनरिकॉर्डेड होता है और एसेट भी अनरिकॉर्डेड होती है तो उस केस में तो कोई भी जर्नल एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे केस में एक क्रेडिटर जो कि रिकॉर्डेड है 2,20,000 का, वो 2 लाख रुपीस की एसेट लेके जा रहा है जो कि अनरिकॉर्डेड थी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि खाली 20 लाख रुपीस 20,000 की एंट्री होगी, रीजन भी क्योंकि 2 लाख की तो अनरिकॉर्डेड थी, वो 2 लाख को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसिल आउट करने के लिए दोनों का ही अनरिकॉर्डेड होना जरूरी है। तो हमारे केस में पूरा की पूरा 2,20,000 अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर्स, क्योंकि उसकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रही है और क्रेडिटर्स हमारे रिकॉर्डेड थे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर्स आर 70,000, कैपिटल इज 1,20,000, कैश का आपके पास बैलेंस है 10,000 का और बाकी एसेट 1,50,000 की रियलाइज हुई है। आपको रियलाइजेशन पे क्या बताना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं? 70,000 के जो हमें पे करने हैं, प्लस हमारे पास कैश बैलेंस कितने का है? 10,000 का, और 1,50,000 की हमारे पास एसेट है, और फर्म की कैपिटल है 1,20,000। आपको रियलाइजेशन अकाउंट पे गेन या लॉस बताना है। ऑन द कॉन्ट्री, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्रेडिटर्स कितने हैं? 70,000 के जो फर्म ने पे करने हैं। फर्म ने कैपिटल कितनी पे करनी है? 1,20,000 की, और इन सबको पे करने के लिए क्या क्या यूज करेगी? एक तो 10,000 का जो उसके पास कैश बैलेंस है और 1,50,000 का जो उसके पास एसेट को रिलाइज करके पैसा आया है। तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ है? 30,000 का फर्म को लॉस हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीता, रीता और मीता है, पार्टनर्स है, पीएसआर रेशियो को 2:1 हमें बता रखा है। द बैलेंस शीट इज गिवन, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर एंड प्लांट एंड मशीनरी। They decided to dissolve the business. The following amounts were realized. Plant and machinery, stock, debtor और फर्नीचर से कितना कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है ये हमें गिवन है। सीता एग्रीड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस और इसके बदले उसको 60 रुपीज फॉर्म पे करेगी। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं? 450 के। नाउ वी नो दिस थिंग कि पार्टनर को अगर जिम्मेदारी दी जाती है रिलेशन एक्सपेंस पे करने के लिए, तो इररिस्पेक्टिव कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ क्या है कि हम पार्टनर को कितना पे कर रहे हैं, द फर्म पार्टनर को कितना पे कर रही है, सिर्फ वो रेलेवेंट है। तो हमारे लिए 60 रुपीज इज रेलेवेंट एंड 450 इज इररेलेवेंट। क्रेडिटर पे 2% लेस, क्रेडिटर को हमने 2% कम पेमेंट करी है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 250 जो कि पार्टनर ने रीटा ने ले ली है 200 रुपीज की। आपको गेन या लॉस बताना है रियलाइजेशन के अंदर। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम जो जो एसेट ट्रांसफर करेंगे, दैट इज स्टॉक, फर्नीचर, डेटर एंड प्लांट एंड मशीनरी, हमें कितनी कितनी गिवन है? 2500, 1,000 रुपीज,
2000 रुपीज एंड 4500 रुपीज। सिमिलरली क्रेडिटर्स हमें कितने गिवन है 2000 रुपीज के। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीटा को हमने 200 रुपीज की एक अनरिकॉर्डेड एसेट दी है, तो वो हम रीटा की कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे 200 रुपीज का। सिमिलरली हमने बैंक में कितना कितना पैसा आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी से 4250 का, स्टॉक बेचकर 3500 का, डेटर से 1850 का एंड फर्नीचर से 750 का, जिसका टोटल आता है 10350। उसके बाद हमने बैंक से क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है विच इज 2% लेस, तो 2000 रुपीज का 98% निकाल लो विच इज 1960 रुपीज। अगेन सीता को हमने कैपिटल में कितना पैसा देना है 60 रुपीज का, जो कि वो हमारे लिए एक तरह से रेम्यूनरेशन है जो हम सीता को पे कर रहे हैं 60 रुपीज की रिलेशन को कंडक्ट करने के लिए। नाउ सिंस आपका रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, अब आपने इसके से बैलेंसिंग करनी है 12,550 12,550। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आता है 530 रुपीज का। तो व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 530 विच इज अ गेन। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी 530 रुपीज का गेन है। यहाँ पे आपको सिर्फ रिलेशन अकाउंट प्रॉपर्ली बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल in the relation account in the absence of any information regarding their payment such liabilities are treated as। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज गिवन है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी गिवन है, तो वो आउटसाइडर लायबिलिटीज हम रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर उनको पेमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इन दैट केस व्हाट डू वी डू, हम ये मान के चलते हैं कि वो फुल्ली पेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर फुल्ली पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the firm of Sandeep and Kuldeep was dissolved. According to the agreement, relation expenses 10,000 were to be borne and paid by Sandeep. जो भी रिलेशन एक्सपेंसेस है वो संदीप की जिम्मेदारी होगी बियर करने की और पे करने की। जर्नल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड और द पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंस विल बी। इसके अंदर भी आपको क्या किया गया है, खाली कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है कि जर्नल एंट्री बताओ। अगर पार्टनर की जिम्मेदारी है और पार्टनर ने ही पे किया है तो देयर इज नो नीड फॉर फर्म टू रिकॉर्ड एनी जर्नल एंट्री, क्योंकि पार्टनर की जिम्मेदारी थी, पार्टनर पे करेगा। हमारे क्वेश्चन में पेमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम ये मान के चलेंगे कि संदीप ने ही पे किया है। इन दैट केस वी विल मार्क ऑप्शन नंबर डी कि फर्म की किताबों में देयर इज नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, A is one of the partner who was to bear all realization expenses for which he was given commission of 3% of net cash realized from dissolution. Cash realized from asset was 25,000. Amount paid for paying off liabilities amounted to rupees 5,000. उसको कमीशन कितनी मिलेगी? क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि 3% ऑफ नेट कैश रियलाइज फ्रॉम द डिसोल्यूशन। तो नेट कैश का मतलब क्या होता है कि हमने एसेट बेच के कितना पैसा रियलाइज किया माइनस उससे हमने लायबिलिटी कितनी पे कर दी, विच कम्स आउट टू बी 20,000 रुपीज, और एज पर द एग्रीमेंट उसको नेट कैश का 3% दिया जाएगा विच इज 600 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 17 पे आते हैं। इफ अ पार्टनर हैज टेकन सम ऑफ द सन्ड्री एसेट एट 7200 being 10% लेस देन द बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि अगर एक एसेट है जो पार्टनर 7200 में लेकर जा रहा है, पार्टनर को कितने की एसेट पड़ी है 7200 की, ये 7200 बुक वैल्यू का 10% लेस है, तो एक तरह से ये 7200 90% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको 90% से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इस एसेट की एक्चुअल 100% वैल्यू हो जाएगी, और 100% वैल्यू इज नथिंग बट द बुक वैल्यू। दिस आंसर इज 8,000 रुपीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 18, liability to third parties in case of dissolution of partnership firm do not include। जब भी हम डिसोल्यूशन केस में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, रिजर्व बिल्कुल इंक्लूड नहीं होते, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी इंक्लूड नहीं होता, पार्टनर्स लोन भी इंक्लूड नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, इनमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो आउटसाइडर लायबिलिटी में इंक्लूड होता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी में इंक्लूड होता है, सारी इंटरनल लायबिलिटी के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद। अब ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। सेक्शन 48 जो है वो डील करता है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड, कि फर्म के अकाउंट कैसे कैसे सेटल किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, बी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट व्हेन फर्म इज डिसॉल्व्ड। सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट से डील करता है जब एक फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट में पास ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वेयर। कोर्ट कब ऑर्डर कर सकता है, जब ऑप्शन क्या क्या है, the business of the firm cannot be carried on except at loss, expiry of the term for which the firm was constituted, on completion of the venture, या without any reason। अब without any reason तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट किसी भी रीजन के बिना फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकती।
इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग रीजन। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर में तो अपने आप ही फर्म डिसॉल्व मान ली जाती है। एक्सपायरी ऑफ द टर्म में भी जिस एक्सपायरी के लिए फॉर्म को बनाया गया है वो पीरियड खत्म होते ही फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान ली जाती है, अनलेस एंड अनटिल उसको परमिशन लेके हम आगे एक्सटेंड नहीं करते तो। सो अल्टीमेटली आंसर इज व्हाट, कि कोर्ट को जब लगता है कि फॉर्म बिना लॉस अर्न करे अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख सकती, अगर फॉर्म चलेगी तो लॉस होगा ही होगा, इन दैट केस फॉर्म ये बोल सकते हैं कि भाई लॉस वाला वेंचर चलाने से चाहे आप अपने आप को शट डाउन कर लो। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आप केस स्टडी के हैं, तो एक बार केस स्टडी पढ़ते हैं। अतुल एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म व्हिच दे स्टार्टेड इन 2001। 2001 में अतुल और सीमा ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया है। आफ्टर बेयरिंग सो मेनी ईयर ऑफ लॉसेस दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप। बहुत साल तक उनको नुकसान होता रहा तो उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लिया जाए। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट इज 1 लाख रुपीस। जो भी एसेट रिलेशन अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर किए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक जो कि सही है वो 1 लाख रुपए के थे। 50% of the asset are taken over by partner Atul at a discount of 20%। 1 लाख में से 50% को अतुल ले गया 20% डिस्काउंट पे। 40% of the remaining asset was sold at a profit of 30% on cost। ठीक है, जो रिमेनिंग 40% एसेट है उसको आपने बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट एंड रियलाइज नथिंग। बाकी जो बचा 5% है वो ऑब्सोलीट है, वो अनरिकवरेबल है। रिमेनिंग एसेट वर हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय अतुल। अगेन इट्स अ वेरी मैथमेटिकल क्वेश्चन। 1 लाख रुपए के आपके एसेट थे बुक वैल्यू के, उसमें से 50% अतुल लेके जा रहा है, दैट इज 50,000 वर्थ ऑफ एसेट इज टेकन ओवर बाय अतुल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका मतलब 50,000 का भी वो सिर्फ कितना लेके जा रहा है 80%, which comes out to be 40,000। So the correct answer is A। Calculate the realized value of asset। Again, सबसे पहले हमारे पास 1 लाख रुपए के एसेट थे, उसमें से 50% तो कौन ले गया, अतुल ले गया। 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट, 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट, तो रिमेनिंग एसेट कितने हैं, इसमें से सबसे पहले 50% निकाला जाएगा। 50,000 रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग का 40% कितना आता है 20,000। अब जो भी बात होगी 20,000 की बात होगी। 20,000 ऑफ द एसेट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। 20,000 इज नथिंग बट द कॉस्ट इटसेल्फ, तो इसके अंदर हम 30% ऐड कर देंगे जो कि कितना आता है 6,000 रुपए। तो 26,000 रुपए के हमने एसेट बेचे हैं। 20,000 रुपीज के एसेट थे, 26,000 में हमने उसको बेचा है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज What will be the journal entry of the asset taken over by the Atul? अतुल जो एसेट लेके जा रहा है 40,000 रुपए की, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? क्योंकि अतुल एसेट लेके जा रहा है तो अतुल के कैपिटल अकाउंट से पैसा रिकवर किया जाएगा, और जो पैसा रिकवर किया जाएगा वो कहां चला जाएगा, रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 40,000 रुपीज 40,000 रुपीज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस एंड्स आर पार्ट 5 ऑफ सीयूईटी एमसीक्यू सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आप और सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसी सीयूईटी की एमसीक्यू सीरीज को देखना चाहते हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको और से और सब्जेक्ट के अंदर सीयूईटी के एमसीक्यूज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।